असम के कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में ऐसा क्या हुआ कि मोबाइल सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं तक बंद करनी पड़ी? उसके कारण क्या है? और साथ ही इस पूरे मुद्दे में छठी अनुसूची किस प्रकार से शामिल हो जाती है? सबसे पहले असम की इस मैप के माध्यम से कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बी आंगलोंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कार्बी आदिवासी समुदाय रहता है और इसमें दो डिस्ट्रिक्ट है इसकी। एक को हम कहते हैं कार्बी आंगलोंग या ईस्ट कार्बी आंगलोंग और दूसरी है वेस्ट कार्बी आंगलोंग। यहां पर हाल ही में हिंसा की घटनाएं देखने को मिली है, जिससे टेलीग्राफ अधिनियम, जो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 है, उसकी धारा 5(2) के तहत मोबाइल सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। और साथ ही अगर किसी भी प्रकार का उल्लंघन होता है तो भारतीय न्याय संहिता, यानी अगर सरकार के इन आदेशों का, प्रशासन के इन आदेशों का उल्लंघन होता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कुछ क्षेत्रों में निषेधाज्ञा भी लागू की गई है। तो इस पूरे मुद्दे को समझते हैं कि इसका कारण क्या है। इसके कारण को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को पूरा करा देगा, और वो भी मात्र 14 महीने में। इसकी एक और खास बात यह है कि अगर इस कोर्स को करने के बाद आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी, यानी एक तरह से आपको ये कोर्स फ्री में पड़ेगा। साथ ही इसका जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही आपको उपलब्ध होगा। हिंदी माध्यम का बैच 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश माध्यम का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है और इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश के बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, लेकिन जो नोट्स प्राप्त होंगे वो इंग्लिश में होंगे। इस कोर्स की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, ताकि नोट्स बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको प्राप्त होंगी, जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, ताकि वो तैयारी दुरुस्त रहे और साथ ही आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे, यानी एक कंप्लीट पैकेज है। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने हाल ही में रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत की है, और वहां पर भी अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो वहां से भी आपकी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कार्बी आंगलोंग हिंसा पर है, और कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में हिंसा, और विशेष तौर से जो वेस्ट कार्बी आंगलोंग का क्षेत्र है वहां पर यह हिंसा देखने को मिली है। इसमें कार्बी आंगलोंग समुदाय का आरोप क्या है? उसका यह कहना है कि जो ये संरक्षित क्षेत्र है, आप ये जानते हैं कि कार्बी आंगलोंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहां पर आती है? वो छठी अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र के अंतर्गत भी आती है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, छठी अनुसूची के अंतर्गत किस प्रकार से वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम करती है, जिससे वहां की भूमि को, वहां की परंपराओं को, सामाजिक रीति रिवाजों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। कार्बी आंगलोंग समुदाय का कहना यह है कि जो विलेज ग्रेजिंग रिजर्व्स हैं और जो प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व्स हैं, वहां पर बाहरी लोगों ने किसी तरह से अवैध कब्जा किया हुआ है। उसने पिछले साल भी जो कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है उससे ये दरख्वास्त की थी, जो बाहरी लोग इन क्षेत्रों में आ गए हैं उनको बेदखल किया जाए। उसके संबंध में नोटिस भी जारी किए गए थे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा, लेकिन उनको गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उन जो बेदखली के नोटिस थे उन पर एक तरह से निर्बंधन लगा दिया। उसके कारण ये मुद्दा आगे बढ़ता चला गया और अब ये हिंसा तक पहुंच गया है। जब हम विलेज ग्रेजिंग एरिया की बात करते हैं तो ये किस प्रकार के एरिया है? ये गांव स्तर पर निर्धारित ऐसे एरिया है जहां पर स्थानीय समुदाय अपने पशुओं को चराने का अधिकार रखते हैं। इनका जो प्रबंधन किया जाता है वो ग्राम स्तर पर किया जाता है, और जो ऑटोनोमस काउंसिल्स हैं उनके द्वारा ही इसका प्रबंधन किया जाता है विलेज स्तर पर। साथ ही जो प्रोफेशनल ग्रेजिंग एरिया है वो ऐसे प्रोफेशनल ग्रेजिंग एरिया है जहां पर आप, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पशुओं का बड़े स्तर पर पशुपालन करते हैं और बड़े स्तर पर डेयरी उद्योग की स्थापना करते हैं, तो उनके पास पशुओं की संख्या ज्यादा होती है, तो उनको भी कुछ ऐसी भूमि चाहिए जहां पर वो अपने पशुओं को चरा सके। इसके लिए उन्हें अनुमति लेनी पड़ती है, उनको पंजीकरण कराना पड़ता है, और ऐसे ग्रेजिंग एरिया को हम कहते हैं प्रोफेशनल ग्रेजिंग एरिया। इसका प्रबंधन राज्य सरकार और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनके द्वारा किया जाता है।
साथ ही इन दोनों काउंसिल के माध्यम से आप देखेंगे कि जो स्थानीय समुदाय हैं कहीं ना कहीं उनकी आजीविका को एक संरक्षण प्रदान किया गया है, जो कि छठी अनुसूची का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है। छठी अनुसूची क्या है उसको भी जान लीजिए। छठी अनुसूची अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण अनुसूची है। 12 अनुसूचियों में से एक अनुसूची है जिसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के 12 जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किए गए हैं। और प्रशासन के बारे में उपबंध करने के अंतर्गत इस बात को ध्यान में रखा गया है कि स्थानीय समुदायों की सामाजिक रीति रिवाज, उनके पानी पर, जंगल पर, भूमि पर और विरासत संबंधी कुछ उनकी ऐसी परंपराएं हैं जिनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। इसलिए छठी अनुसूची के अंतर्गत ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं उनको स्थापित करने की बात की गई है, जो कि इस क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को स्वायत्त शासन के अधिकार प्रदान करती है, ताकि वो अपने सामाजिक रीति रिवाजों का संरक्षण कर सके, अपनी परंपराओं का संरक्षण कर सके, अपनी जीवन शैली का संरक्षण कर सके, अपनी भूमि, जंगल, पानी, जंगल ऐसे जो कि रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते, उनका संरक्षण कर सके और अपनी जो परंपराएं हैं उसके हिसाब से आगे बढ़ सके। ये काउंसिल जो है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, ये कानून भी बनाने का अधिकार रखती है। और साथ ही आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो स्वायत्त क्षेत्र होते हैं उसके अंतर्गत ये आते हैं, स्वायत्त क्षेत्र के अंतर्गत ये काउंसिल बनाई जाती है। और राज्यपाल को भी इनके अंतर्गत कई प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं। जैसे जो काउंसिल है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, उसमें अधिकतम 30 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से अधिकतम 4 मेंबर्स गवर्नर के द्वारा नामित किए जा सकते हैं, नॉमिनेट किए जा सकते हैं, और बाकी जो मेंबर है उनका चुनाव सीधे तौर पर जनता, जो वहां के उस क्षेत्र में पड़ने वाले लोग हैं, उनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा गवर्नर को इनके संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण अधिकार किस प्रकार से प्रदान किए गए हैं, जैसे ये जो काउंसिल्स हैं, एक ये अपने कोर्ट्स भी बना सकती हैं, अपने न्यायालय भी स्थापित कर सकती हैं, और अलग अलग विरासत संबंधी आपसी मामलों पर निर्णय भी दे सकती हैं, चाहे वो भूमि संबंधी विवाद हो या अन्य प्रकार का विवाद हो। लेकिन इसमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जैसे जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है या जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है, ऐसे मामलों पर यह निर्णय नहीं दे सकती है। साथ ही राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि अगर किसी जिले में 1 से अधिक आदिवासी समुदाय रहते हैं, तो वो 1 से अधिक आदिवासी समुदाय होने पर किसी स्वायत्त जिले में रीजनल काउंसिल बनाने का भी अधिकार प्रदान कर सकता है, और उस रीजनल काउंसिल को भी अपने क्षेत्र में, जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है किसी स्वायत्त जिले में, मान लिया किसी स्वायत्त जिले में कोई क्षेत्र ऐसा है जहां पर जो जनजाति रहती है वो एक अलग जनजाति रहती है, उसकी पहचान और सामाजिक रीति रिवाजों में भिन्नता है, तो वो भी अपने क्षेत्र के बारे में उसी प्रकार से निर्णय ले सकती है जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल निर्णय लेती है, और वो भी अपने यहाँ रीजनल काउंसिल्स बना सकती है। और इसका निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। तो इनके बारे में ये निर्णय लेने के अधिकार राज्यपाल को भी प्रदान किए गए हैं। संसद और विधानमंडल जो कानून बनाती है, वो जो स्वायत्त जिला होता है, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होती है, उन पर या तो लागू नहीं होता है या लागू होता है तो संशोधनों के साथ लागू होता है। तो ये छठी अनुसूची में इस प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, और ये शक्तियां इसलिए प्रदान की गई है ताकि बाहरी लोगों से इनको संरक्षण प्रदान किया जा सके और इनकी सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत कानून वो प्रभावित न हो। यहां पर आप देखेंगे कि विलेज ग्रेजिंग एरियाज और प्रोफेशनल ग्रेजिंग एरियाज के अंतर्गत जो भूमि है उस पर बाहरी लोगों के अवैध कब्जे का आरोप लगाया गया है, और इनकी बेदखली के नोटिस भी जारी किए गए थे पिछले वर्ष, लेकिन उसको गुवाहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, और जिसके कारण ये पूरा मामला लगातार बिगड़ता चला गया। यही पूरा मामला था, ये छठी अनुसूची का मामला था। छठी अनुसूची में स्वायत्त जिले का गठन करके और उसके माध्यम से जो काउंसिल बनाई जाती है उसको काफी बड़े विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए हैं, और यही कारण है कि लद्दाख में भी आप एक प्रोटेस्ट देख रहे हैं जहां पर छठी अनुसूची के अंतर्गत लद्दाख को लाए जाने की मांग की जा रही है। कौन से राज्य 6वीं अनुसूची या छठी अनुसूची के तहत आते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। असम, मणिपुर,
त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम या मणिपुर? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।